वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार सभी को। आज की हमारी डेट है 8 दिसंबर। और 8 दिसंबर के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से बन सकते हैं, किन किन से क्या क्या सवाल देख सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और ये है हमारी यहाँ पर नंबर्स, इनको भी कॉल करके आप सारी पीडीएफ की जानकारी ले सकते हो। ये है टेलीग्राम चैनल, इस पे ज्वाइन करके आपको जो भी अपडेट्स होंगी डेली वो सारी आपको मिलती रहेंगी। अब हमारे आते हैं यहाँ के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को। ये है हमारे 4 इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, ईसीआई और एमसीसी। ईसीआई का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब हमारा निर्वाचन आयोग। और एमसीसी का मतलब होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसका मतलब होता है आचार संहिता। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। असल में ये पूरा आर्टिकल ज्यादातर आपके मेंस के लिए काम आएगा, ठीक है। बाकी कुछ फैक्ट्स जो होंगे वो प्रीलिम्स में काम आ जाएंगे, पर पूरा जो आर्टिकल को हम जो डिटेल में स्टडी करेंगे वो मेंस में काम ज्यादा आएगी। सीरिया गोलन रेजोल्यूशन, फिर आज के समय में सामाजिक न्याय और यौन शिक्षा की आवश्यकता, और 16वां नंबर का वित्त आयोग जो है जिसके गठन करने की बातें चल रही है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अपने आर्टिकल्स को। सबसे पहला है हमारे पास निर्वाचन आयोग के बारे में और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। अभी हुआ क्या है कि ऐसा बोला गया है कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है उन्होंने राजनीतिक नेताओं और पार्टियों के विरुद्ध आचार संहिता का उपयोग किया है। ठीक है, अब ये बातें सही हैं गलत है ये अभी तक नहीं पता चला। तो समस्या यहाँ पे ये आ रही है कि क्या हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब कि निर्वाचन आयोग, इतना कैपेबल है कि वो यहाँ पे संभाल पा रही है, इतना वो कर पाने के काबिल है या नहीं। ये समस्या आ रही है। यही बोला जा रहा है यहाँ पर कि क्या ये इतनी कैपेबिलिटी रखती है कि जो पार्टीज हैं उनको सुदृढ़ तरीके से संभाल सके, उनके बारे में पूरा एक तरीके से निश्चय ले सके, डिसीजन ले सके। तो वही चीज है यहाँ पर। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मैं अगर बात करूं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे संविधान में लिखी गई है, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। असल में कल मैंने आपको बताया भी था कि आर्टिकल 312 में तो ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ है। 313 से 323 तक पूरा यूपीएससी और एसपीएससी के बारे में लिखा है। वही आर्टिकल 324 से 29 तक इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा है। तो इलेक्शन कमीशन बनाई कब गई थी? संविधान से इसको पावर मिलती है, लेकिन ये बनाई गई थी 25 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी से एक दिन पहले। इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे, क्योंकि इस दिन हमारा पहली बार इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। और इसके पहले जो इम्पोर्टेंट चेयरमैन आप कह लो इलेक्शन कमिश्नर, वो बनते हैं सुकुमार सेन। तो अब यहाँ पर ये बात काफी ज्यादा चल रही है कि क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन जो हमारी पूरी है, इसमें एक तो चेयरमैन होते है ना, एक तो होते हैं भाई इसमें जो कमिश्नर मेन होते हैं, चीफ कह लो आप उनको, मुख्य। साथ में होते हैं दो अदर कमिश्नर्स। अब समस्या यहाँ पे ये है कि इन तीनों का जो सिलेक्शन होता है, जो इनकी तीनों की नियुक्ति होती है, वो पूरा का पूरा रूलिंग पार्टी देखती है। जो सत्ता में सरकार है वो सारा काम देखती है। तो अगर इतना ज्यादा उनका वर्चस्व रहेगा तो कल को इलेक्शंस में तो उनको कोई ना कोई बढ़ावत या उनको कोई ना कोई तवज्जो मिलेगी ही मिलेगी। और इसी समय काम आती है आचार संहिता। आचार संहिता ये होता है कि भाई क्या कैंपेनिंग का प्रोसेस होगा। आप अगर कोई फ्रीबीज बांट रहे हो, अभी क्योंकि इलेक्शंस भी हुए ना 5 राज्यों में, तो अगर आप राज्यों में कोई फ्रीबीज बांट रहे हो तो उसमें क्या क्या बांट सकते हो, क्या क्या नहीं बांट सकते हो। तो एमसीसी और ईसीआई आपस में कितना ज्यादा मेल खा के काम कर रही है, इसी के ऊपर बात की गई है इसमें। ठीक है, तो यही एक इलेक्शन कमीशन के बारे में बोला गया है, ये आप पढ़ सकते हो इलेक्शन कमीशन के बारे में। ऑटोनॉमस है, अपने तरीके से स्वायत्त तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से भारत में सेंटर के चुनाव, लोकसभा के चुनाव सारे करवाती है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव करवाती है। आर्टिकल 324 में पूरा इसके बारे में लिखा हुआ है।
25 जनवरी को बनाई गई थी। उसके बाद से ये सारे चुनाव ये करवाती है। सामने लिखा आपका लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। बस खास बात ये याद रखनी है कि ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव नहीं करवा सकती है, नहीं करवाती है। इसी के लिए अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन का स्थापना किया गया है आर्टिकल 243 के तहत। स्टेट इलेक्शन कमीशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत बनाई गई थी, जब हमारा पंचायत को संवैधानिक दिया गया था, दर्जा दिया गया था। ठीक है। जो पूरी हमारी इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग है उसमें एक चीफ होता है और 2 और कमिश्नर्स होते हैं, जिनका टेन्योर फिक्स है 6 साल या 65 साल, मतलब कि 65 साल की एज में रिटायर हो जाएंगे, चाहे उनके 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा संपूर्ण हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली चीजें भी याद कर लेना। वैसे मैंने बता दिया बट फिर भी आप इसको याद कर लो ना। ये सब प्रीलिम्स में पूछी जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो पार्लियामेंट ही हटा सकती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। कैसे हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज को? तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का तरीका होता है कि पहले लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 वाली मेजोरिटी से बिल को पास करवाया जाएगा और फिर प्रेसिडेंट के पास लेके आया जाएगा। ठीक है। वही सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया जाता है। ये तो थी कुछ इलेक्शन कमीशन के बारे में बात। अगर मैं अभी के इलेक्शन कमीशन की बात करूं, पहला मैंने आपको पहला तो बता दिया कि पहले इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन थे वो तो थे सुकुमार सिंह। अभी की जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके जो हेड हैं वो कौन है इस समय? राजीव कुमार, जो कि आईएएस ऑफिसर है। और उसके अलावा भी 2 और हैं, जो मैंने बताया था ना कि 2 भी होते हैं। वो 2, एक है अनूप चंद्र और एक है अरुण गोयल। वो दोनों भी आईएएस ऑफिसर्स हैं। और ये हमारी जो है दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स है, निर्वाचन सदन अशोका रोड दिल्ली में। करीब करीब 300 से 400 लोग इनके अंडर काम करते हैं। सारे इलेक्शंस की जिम्मेदारी लिए बैठे हैं। और हमेशा से ऐसा नहीं है। एक ये बात मैं खास बता रही हूँ आपको, पता है आपको बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो समझेंगे। हमेशा से ऐसा नहीं है कि हमारी इलेक्शन कमीशन में 3 पर्सन्स मेन रहे हैं, एक चीफ और 2 अदर। ऐसा नहीं है कि हमेशा से ऐसा रहा है। असल में पहले जब एक टाइम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, सिर्फ एक ही पर्सन हुआ करते थे, चीफ। बाद में इसको 1990 के बाद चेंज करके इसको 1 जनवरी 1990 से इसको क्या बना दिया गया? मल्टी, जिसमें 3 मेंबर्स रहेंगे। ठीक है। तो ये बात भी एक आपको एक पता होना चाहिए। इनका काम है पूरी तरीके से इलेक्शंस को कंडक्ट कराना, फ्री और फेयर तरीके से कराना। किसके तहत? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत। ईवीएम्स के थ्रू भारत में ये सारे इलेक्शंस कराए जाते हैं। पहली बार ईवीएम जो है भारत में कब यूज की गई थी? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे पहली बार ईवीएम्स का इस्तेमाल केरला के इलेक्शंस में किया गया था। अपने नोट्स में इसको लिखिए, लिखो सब लोग। ईवीएम का पहला इस्तेमाल 1982 में केरला के असेंबली विधानसभा के जो इलेक्शंस थे एमएलए के, वहां किया गया था। उसके बाद ईवीएम्स या फिर इलेक्शन कमीशन ने एक नया सिस्टम लागू कर दिया जिसका नाम है वीवीपैट। फुल फॉर्म क्या होती है वीवीपैट की? वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। तो ये जो है जिसमें आपको जब आप वोटिंग देने जाओगे उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन पेपर मिलेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने किस जगह पे किसको वोट दिया है। तो ईवीएम जो है 2014 के इलेक्शंस में इस्तेमाल की गई थी, लेकिन उससे पहले भी ये सवाल भी पहले पूछा जा चुका है। वीवीपैट का पहला इस्तेमाल कहाँ पे किया गया था? तो ये 2013 में नागालैंड के इलेक्शंस में, असेंबली के इलेक्शंस में इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। नोकसेन जगह का नाम है, आप नागालैंड याद कर सकते हैं। क्लियर हुआ भाई? तो ये भी याद रखिएगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है प्रीलिम से जुड़े हुए, वही मैं बात करूँ अब। अगला जो हमने यहाँ लिखा हुआ है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका मतलब होता है कि भाई ये आपको गाइडलाइन फॉलो करनी है। कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा मतलब होता है कि भाई आपको डिसिप्लिन के मामले में ये चीजें फॉलो करनी है। जब तक इलेक्शंस का रिजल्ट नहीं आ जाता आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी इलेक्शन कमीशन जारी करती है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कि आपने स्पीच में क्या बोलना है, आपने बूथ पे क्या करना है, आपके इलेक्शन मैनिफेस्टोज में क्या लिखा होगा। तो ये सब जो है
जैसे ही इलेक्शन कमीशन इसको लागू करेगी, ये उसी दिन से लागू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें मीटिंग्स कैसे होंगी, आप रैलियां कैसे निकालोगे, जुलूस कैसे निकालोगे, मतदान वाले दिन क्या होगा, सत्ता में पार्टी, घोषणा पत्र, मतलब क्या क्या चीजें होंगी, पूरा एक आपको जो है ना एक तरीके से ब्यौरा दे देते हैं। और इसको जैसे ही लागू कर दिया गया पूरा एमसीसी को, तब यहाँ पर जो है नई नई पब्लिक इनिशिएटिव्स नहीं लिए जा सकते, उसे हम कहते हैं एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आपको ऐसा है भाई, इसमें जैसे कई बार लिखा होता है कि आप जब भी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हो, आप रैलियां निकालते हो, रोड शो निकालते हो, हर नेता करता है, उस समय आपका ट्रैफिक जाम जो है वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपको ऐसी रैलियां और ऐसे रोड शो करने हैं जहाँ पे ट्रैफिक जाम वाली समस्या देखने को ना मिले, जबकि ऐसा होता नहीं। आप भी इस बात को भली भांति जानते हैं, जब भी ऐसा कुछ हो, जब भी ऐसा रोड शो होते हैं, रैलियां होती है, तो इतना ट्रैफिक लग जाता है, इतना जबरदस्त, राइट। तो ये चीजें हैं। और गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी पॉलिटिकल पार्टीज को जिससे दो गुट के बीच में आपस में जो है लड़ाई झगड़ा हो जाए, या आपस में मारा पीटी कुछ वैसा हो जाए, है ना। और सबसे बड़ी बात, भारत में सबको ये पता है कि जब भी इलेक्शंस होते होते हैं उससे पहले बढ़ती है खूब खुली शराब। इसमें वही है कि ये नहीं करना है, लिकर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो वो चीज है बस कि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट वही बात है ना, उसके बिना तो इलेक्शंस होते ही नहीं है भारत में। बहुत बहुत चीजें हैं ऐसी जो इलेक्शन कमीशन को और ज्यादा देखने की जरूरत है। तो ये आर्टिकल उसी के बेस पे है कि इलेक्शन कमीशन अपने काम को करने में कहीं से हो सकता है असफल रही हो, और उसी के ऊपर ये आर्टिकल आपको बताया जा रहा है कि ये कैसे वो अभी थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि नाकामयाब है अभी इलेक्शंस को कंडक्ट कराने में। ठीक है, इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर, इलेक्शन तो कंडक्ट कराती है, फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराने में थोड़ा सा नाकामयाब है। ठीक है, चलो अगला आर्टिकल देखेंगे, सीरियन गोलान या गोलन रेजोल्यूशन। गोलान भी कई जगह पे पढ़ते हैं, और कई जगह पे इसको गोलन रीजन भी पढ़ते हैं। गोलन हाइट्स के बारे में अगर आपने सुना हो तो वही चीज है ये, अगर आपने गोलन हाइट्स के बारे में देखा हो। अब ये देख लेते हैं कि ये क्या चीज है। सीरियन गोलन जो है वो एक गोलन की हाइट्स पहाड़ियां हैं। ठीक है, इंडिया ने इसके ऊपर अभी वोट किया है, मैं बताती हूँ क्या वोट किया है। असल में सीरियन गोलन पहले समझ लो क्या है, पहले तो एक ये कॉन्सेप्ट समझो, फिर हम समझेंगे कि वोट किसने क्या किया है। पहले तो ये समझे कि सीरियन गोलन है क्या। इसराइल में एक जगह का नाम है ये गोलन हाइट्स, इसे गोलन भी कहते हैं, सीरियन गोलन भी कहते हैं। और ये पूरा जो रीजन है ये बायोग्राफिकली काफी अच्छा है, जोग्राफिकली सॉरी, क्योंकि इसमें आसपास नदियां भी बहती हैं। ठीक है, यहाँ पर सीरिया में पड़ता है। इसराइल की फोर्सेस ने 1967 में इसको कैप्चर कर लिया था। ठीक है, अब इसमें इंडिया ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, यूएन की जो है जिसमें 193 मेंबर बैठते हैं, वहां पे वोटिंग चल रही थी इसके ऊपर। और सीरियन गोलन के नाम से ये हुआ था क्योंकि है तो सीरिया का पार्ट ना, इसराइल की फोर्सेस ने कैप्चर कर रखा है, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो अभी हाल चल रहा है उसके हिसाब से। तो जब वहां पे वोटिंग हुई कि भाई ये चीज क्या है, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उस समय यहाँ पर जो है गोलन हाइट्स के ऊपर जो पूरा बात चल रहा था, इसमें उन्होंने इसराइल ने जो कंट्रोल कर लिया है उसके ऊपर चिंता दिखाते हुए प्रस्ताव का समर्थन किया कि ऐसा हमें देखना चाहिए। असल में ये प्रस्ताव जो लेके आया था वो इजिप्ट लेके आया था। ठीक है, अब प्रपोजल ये पास हो गया क्योंकि 91 कंट्रीज ने इसके फेवर में वोट किया है कि भाई ये पूरा हिस्सा जो है वो सीरिया का है। और कुछ कंट्रीज ने यहाँ पर वोट नहीं दिया, 8 कंट्रीज ने, 62 कंट्रीज ने यहाँ पर वोट देने से मतलब दिया ही नहीं वोट, वो देना ही नहीं चाह रहे वोट। इंडिया ने तो फेवर किया है। और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, यूके, यूएस ने इसके अगेंस्ट वोट किया। इजराइल तो ऑब्वियसली अगेंस्ट ही वोट करेगा ना, क्योंकि इजराइल ने तो कैप्चर किया हुआ है ना, सीरिया ने तो लूज कर दिया, सीरिया, राइट। और उसके बाद इसराइल और सीरिया ने, जब ये हुआ था वॉर 1974 में, और दोनों ने सीज फायर अग्रीमेंट साइन कर लिया कि भाई इससे बाहर ना तुम्हारी आर्मी आएगी ना इससे अंदर ना हमारी आर्मी आएगी, दोनों कंट्रीज ने सीज फायर एक लाइन बना दी। और हुआ ये
कि मोस्ट ऑफ द गोलन हाइट्स का जो रीजन है वो इजराइल के हाथों में चला गया। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया यहाँ पर फेवर में वोट करते हुए ये बता रहा है कि हम लोग सच्चाई के साथ में हमेशा रहते हैं। ठीक है, चाहे कई कंट्रीज अगेंस्ट में वोट कर रही हैं या जो भी कर रही हैं, इंडिया यहाँ पर वोट फेवर में करके ये दिखाना चाह रहा है कि हम इंटरनेशनल लॉ को कितना ज्यादा मानते हैं। राइट, इजराइल गोलन हाइट से पीछे नहीं हट रहा है, वो वहीं पर ही बिल्कुल अड़ा हुआ बैठा है। तो इंडिया हमेशा से बैलेंस करके चलता है, सच्चाई का वोट देता है। इंडिया एक पीसफुल डायलॉग के बारे में बात करता है, क्योंकि हमारे साथ भी सेम सिचुएशन चल रही है पीओके के मामले में। पीओके हमारा है, पीओके बिल्कुल बिल्कुल हमारा है, लेकिन उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, जो बातचीत है, जो मीडिया दिखाती है पाकिस्तान की, इन सब चीजों के चक्कर में हम क्या चाहते हैं, पीसफुल डायलॉग्स होना, हमेशा से यही चाहते हैं। और आज भी हम सपोर्ट सही का करते हुए सीरिया के साथ में ये कह रहे हैं कि हम सीरिया की जो संप्रभुता है, जो उसका पूरा क्षेत्र है, उसका सपोर्ट करते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि सीरिया और इसराइल के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसमें सीरिया का नुकसान हो। असल में वो लैंड सीरिया का है, राइट, सीरिया गोलन हाइट्स है। अब इससे क्या हमारी इसराइल के रिश्तों के साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? तो देखिए भाई, इसराइल और इंडिया का रिलेशन हमेशा से बहुत स्ट्रांग रहा है। 1992 से लेकर अब तक काफी चीजें हो गई हैं। और जरूरी नहीं है कि अगर हम लोग इंडिया और इसराइल का सपोर्ट, मतलब इसराइल का सपोर्ट करते हैं तो हम उनके हर गलत काम में भी सपोर्ट कर देंगे। ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ पर इंडिया ने इस चीज को फेवर करते हुए अपने सीरिया के साथ भी रिलेशन को और बेटर करने के लिए एक नया मौका दिया है। और साथ ही साथ दोनों कंट्रीज, इंडिया और सीरिया, एनएएम मूवमेंट का सपोर्ट करते हैं, जिसमें यही है कि एक दूसरे की कंट्री की जो सॉवरनिटी होती है, सॉवरनिटी का अर्थ होता है कि हम एक दूसरे के कंट्रीज में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के लैंड में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो वो लैंड इंटरफेरेंस को हम लोगों ने यहाँ पर रोका है। क्लियर हुआ? तो इसको भी आप एक बार पढ़ लेना, जो मैंने लिखा हुआ है सामने। अभी इतनी ही स्टोरी पढ़नी है। मेन सवाल अभी जो मुझे ऐसा लगता है अगर कभी प्रीलिम्स में बनते हैं तो वो गोलन हाइट से बन सकते हैं। कहाँ पे है, किसका पार्ट है ये वाला? ठीक है, अभी तो देखो यार, गोलन हाइट का जो पूरा इलाका है वो 2/3 इलाका उस पूरे का वो सीरिया के पास, सॉरी, इसराइल के पास है। ठीक है, वेस्ट वाला पूरा इलाका इसराइल ने है और ईस्ट वाला थोड़ा बहुत इलाका सीरिया के पास है। तो अभी तो ये सिस्टम है गोलन हाइट्स का। कहाँ पे लोकेटेड है याद रखिएगा। और 1967 में शुरू हुआ, वेस्ट वाला पूरा 2/3 हिस्सा चला गया इसराइल के पास और बचा हुआ हिस्सा जो है ईस्ट का वो सीरिया के पास आ गया। ठीक है, अब इसराइल, उसके बाद सीरिया इसराइल में आपस में कोई नेगोशिएशंस नहीं हुए, बहुत ही तरीके से कोल्ड वॉर टाइप चलता गया। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये काफी ज्यादा चीजें बढ़ने लग गई। वहां पे इसराइल ने अपनी सेटलमेंट्स भी करनी शुरू कर दी, काफी ज्यादा लोग भी वहां पे बसने शुरू हो गए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। थर्ड आर्टिकल, ये हमारा मेंस के लिए है, पूरा का पूरा आर्टिकल मेंस के लिए है, क्योंकि अभी जो है कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला है कि बच्चों को भी यौन शिक्षा प्राप्त करना, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धि करने का अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। अब स्कूल में भी सेक्स एजुकेशन हमारे स्कूल की नोटबुक्स में इसके बारे में लिखा हुआ होना चाहिए। अभी तक क्या है, हम लोग इस बारे में बात नहीं करते, हम लोग बचते हैं इन टॉपिक्स पर डिस्कस करने के ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करने में, है ना। अभी भी एक, आप कह लीजिए एक तरीके से, मैं यूं कह लूं कि एक हेजिटेशन है आज भी। तो उस चीज के ही चलते यहाँ पर जो है ये बोला गया है इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में कि, मतलब अगर क्वेश्चन आता है कल को मेंस में आएगा ये क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड ऑफ सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल करिकुलम, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस। तो आपको यहाँ पर ये सब बताना है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखिए भाई, सोशल जस्टिस और सेक्स एजुकेशन अगर हम स्कूल्स के करिकुलम में लेके आते हैं तो आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी वो और ज्यादा जो है वो ब्रॉड माइंडेड हो करके बेटर काम कर पाएगी। वहां पर उसके पास जो है इतना ज्यादा अमाउंट में, आप यूं कह लो यार कि एक तरीके से ना हेजिटेशन नहीं होगी चीजों के बारे में। समझे बात को?
तो वही चीजें यहाँ पर हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर काफी स्टेप्स लिए हैं, बट वही है कि अभी थोड़ा हेजिटेशन और करिकुलम में ना होना, खुल के बात ना करना, बहुत सी जगह पर ऐसी ये भी सोच है ना, आजकल ये भी चीज कॉमन है। अब ये स्ट्रैटेजी जैसे एक आई अर्श, अडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ स्ट्रैटेजी, जिसमें इन्होंने यहाँ पर ये सिस्टम लागू किया। पब्लिक हेल्थ सिस्टम के अक्रॉस पूरा हम लोग यहाँ पर एडोलेसेंट सर्विसेज देंगे, और किस तरीके से प्रिवेंशन होती है ये सब सिखाया जाएगा। बच्चों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मामले में चीजें जो है वो सिखाई जाएंगी। क्या है आज के टाइम पे, क्या है, बस क्लास 8th में हमारा चैप्टर नंबर 8, बस 8th क्लास में चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन के ऊपर होता है, उसको भी टीचर्स स्किप कर देते हैं। पता है ना आप सभी को ये भी, ठीक है, सभी ने पढ़ाई करी है, सबको ये बात पता है। तो वही बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे टीचर्स भी जो हैं यहाँ पर अ, इस पे बात नहीं करना चाहते हैं। तो अब यही जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बन गया है कि भाई आज के टाइम पे यूथ को पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में भी बताएं और सेक्स एजुकेशन के बारे में भी अवेयर करें। जैसे एक यहाँ पे स्टार्ट किया गया राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 में, ताकि एडोलसेंट्स को यहाँ पर हेल्थ प्रोग्राम के अंडर लाया जा सके और ये बताए कि उनको हेल्थ इश्यूज के बारे में समझाएं, जेंडर बेस्ड वायलेंस समझाएं, डिजीजेज, हेल्थ एब्यूज, ये सब टॉपिक्स कहाँ सिखाए जाते हैं? स्कूल्स में। स्कूल्स में सिखाते भी हैं तो इतना रेयर ये सब चीजें सिखाई जाती हैं कि उसका इतना यूज ही नहीं हो पाता। तो इसको एक रूटीन में बना करके करिकुलम में लेके आया जाए। फिजिकल एजुकेशन भी हमारे स्कूल्स में होती है, तो कहाँ उस पे इतना फोकस होता है, कहाँ इतना देते हैं स्पोर्ट्स को इतना, मतलब एक मिलना चाहिए ना हेल्थ और वेलबींग को, एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन हमें होना चाहिए। नहीं है जनता हमारी, ठीक है, नहीं है हमारी जनता, हमें नहीं पता फास्ट फूड और जंक फूड में डिफरेंस क्या है, क्या चीजें होती हैं। और वही सेक्सुअल रिलेशंस यहाँ पर टीनेजर्स के बीच में सेक्सुअल रिलेशंस अगर हैं, कंसेंजुअल है, दोनों के बीच में सहमति से बनाई गई संबंध है, तो उसको अपराध माने या नहीं माने, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे को इंटरनेट पर काफी चीजें अवेलेबल है, लेकिन वही है कि जब तक उसको टीचर्स नहीं करवाएंगे, उसको स्कूल में बात नहीं की जाएगी उन टॉपिक्स पर, तब तक चीजें ना एक हवा ही बनी रहेंगी। सब इस बात को एक आई थिंक अग्री ही करेंगे, मेरी इस बात से कोई ऐसा होगा नहीं जो अग्री नहीं करेगा, राइट। तो इसको भी आप लोग जरा लिख लीजिएगा एक बार, मतलब थोड़ा सा आइडिया आपको इस टॉपिक के बारे में होना चाहिए। अगला आता है भाई 16th फाइनेंस कमीशन, क्योंकि अभी तक हमारी जो है 15th फाइनेंस कमीशन चल रही है, लेकिन 16th फाइनेंस कमीशन को अप्रूवल मिल गया है, जो कि अगले आने वाले 1 अप्रैल 2026 से काम करेगी, क्योंकि अभी 15th फाइनेंस कमीशन एन के सिंह के अंडर चल रही है। 16th फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग जो है वो आगे आएगा। वित्त आयोग का सबसे बड़ा कार्य क्या होता है? जितने भी टैक्सेस हैं उसको बांटना केंद्र और राज्य के बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में। और ये स्टेट के बीच में अपने आप में बांटना, स्टेट कैसे बांटेगी? वो राज्य वित्त आयोग का काम होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो कि हर एक स्टेट में अपने अपने तरीके से काम करती है आर्टिकल 243 आई के तहत, जबकि ये फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत काम करती है। ये वाली फाइनेंस कमीशन, ये स्टेट फाइनेंस है, ठीक है। तो बेसिकली काम क्या होता है? मनी जो भी टैक्सेस से आती है उसको सेंट्रल और स्टेट के बीच में बांटना, कंसोलिडेटेड फंड जो होता है, संचित निधि के पैसों को भी सब कुछ देखना, ये सारा काम देखती है। ये देख लो, ग्रांट्स इन एड का पूरा काम देखती है कि किस तरीके से कंसोलिडेटेड फंड से ग्रांट्स कैसी दी जाएंगी, कितना रेवेन्यू दिया जाएगा, कितने कौन सी स्कीम में कैसे इंप्रूवमेंट करने के लिए काम कहाँ पे दिया जाएगा, इवेल्युएट कर सकती है। हमारी जो पहली फाइनेंस कमीशन है, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बनाई गई थी 1950 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कहने पर। और पहली जो हमारी फाइनेंस कमीशन के हेड बने थे वो बने थे के सी नियोगी, ठीक है। अभी कौन सी चल रही है? 14th नंबर की, आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है। ये सब प्रीलिम्स से जुड़े हुए फैक्ट्स हैं। कितने सालों में बनाई जाती है? हर 5 सालों में इसको बनाया जाता है, आफ्टर एवरी 5 years, ठीक है। तो यहाँ पर कमीशन को ऐसा नहीं कि कमीशन आई और बना दिया, कमीशन को बनाने के लिए भी एक पूरा प्रोसेस होता है। क्या होता है कि कमीशन पहले एक एडवाइजरी सेल बनाता है, मतलब गवर्नमेंट
फाइनेंस मिनिस्ट्री। गवर्नमेंट में कौन? फाइनेंस मिनिस्ट्री एक सेल बनाता है जो कि यहाँ पर देखता है कि भाई क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। फिर स्टेट गवर्नमेंट यूटी से बात करके गाइडलाइंस को चेक करते हैं। हर स्टेट फाइनेंस कमीशन अपनी गाइडलाइन सबमिट करती है, एक ग्रुप बनाया जाता है और फिर ग्रुप में कंसल्ट करके कि क्या क्या चल रहा है। उसके बाद फिर एक कमीशन को सेटअप किया जाता है और इस कमीशन में एक तो होते हैं चेयरमैन सबसे हेड पर, और 4 होते हैं अदर मेंबर्स जिनको फाइनेंस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी होती है। पहले से वो हमारी गवर्नमेंट के अंडर काम कर चुके होते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका ओरिजिन भी पढ़ सकते हो। बॉडी है, आर्टिकल 280 के तहत बनाई गई थी। गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में, सेंट्रल और स्टेट के बीच में पैसा बांटने के लिए पब्लिक फाइनेंस सारा देखती है। पूरे इंडिया का फेडरलिज्म, फेडरलिज्म पता है ना आपको? संघवाद, संघवाद का मतलब होता है कि किसी एक के हाथ में पावर नहीं है, सेंटर और स्टेट दोनों में पावर विभाजित है। उसके तहत काम करती है। पूरे भारत का डेट, स्वास्थ्य, शिक्षा सब में कितना कितना पैसा होना चाहिए, किसको कितना पैसा देना है, डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर चेक करती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? फिस्कल फेडरलिज्म, मतलब कि पैसों का फेडरलिज्म के तहत विभाजित करना, पूरी कंट्री को किस तरीके से पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना। अच्छा, इसमें एक टर्म और होती है, मैं वो भी आप लोगों को समझाती हूँ। एक टर्म होती है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बड़ा ध्यान से समझना, मेरे दिमाग मेरा इधर समझना। देखो भाई, ये जो है पैसा तो बांटती है, मैं ऐसे समझाती हूँ। टैक्सेस आए, सेंटर और स्टेट में बांट दिया, ठीक है। सेंटर को मान लो ज्यादा ही मिलेगा, सेंटर को। स्टेट को मान लो इस बार जैसे 41% का शेयर है और बाकी बचा हुआ सेंटर के पास है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसको, जिसमें सिर्फ सेंटर और स्टेट को पैसा बढ़ रहा है, इसको हम यहाँ पे कहते हैं वर्टिकल। ये है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अब स्टेट में उसने 41% दे दिया, ठीक है, बचा हुआ सेंटर के पास है। सेंटर के पास तो पूरा चला गया। स्टेट एक तो नहीं है, अपने पास तो टोटल 28 स्टेट्स हैं, 8 यूटीज हैं। स्टेट्स में तो इन सब में बांटना है, 36 टेरिटरी, 36 अधिकार क्षेत्र में बांटना है पैसा। इन 36 में पैसा बांटने के लिए सबको अलग अलग मिलेगा, क्योंकि सबकी जनसंख्या अलग है। सबसे ज्यादा शेयर यूपी को मिलता है, वेस्ट बंगाल को मिलता है, बिहार को मिलता है, साउथ को काफी कम मिलता है। तो ये सब स्टेट्स को, जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, उनको स्टेट्स में ज्यादा पैसा मिलता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द स्टेट्स, स्टेट्स के बीच में आपस में, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल क्या थी? स्टेट और सेंटर के बीच में। हॉरिजॉन्टल क्या है? विद इन द स्टेट्स, स्टेट्स के बीच में आपस में। समझे भाई? क्लियर हुआ? पंचायत म्युनिसिपैलिटी में पैसा नहीं बांटती, स्टेट को दे देती है। स्टेट फाइनेंस कमीशन आगे देखती है कि हमें पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, एडीसी, टीएसी सब में कैसे बांटना है। अब मैंने एक शब्द बोला है एडीसी और टीएसी। अब जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये एडीसी और टीएसी क्या है। पहले तो फुल फॉर्म बताओ। दूसरा क्वेश्चन, ये हमारे कौन से स्केड्यूल में लिखी, सॉरी सॉरी मैंने तो आंसर ही बता दिया, ये हमारे संविधान में कहाँ पर लिखी गई है? ठीक है, आपको ये बताना है कि ये यहाँ पर कौन से संविधान, मतलब संविधान के किस जगह पर इसका जिक्र है। तो ये आपने इस तरीके से कंप्लीट करना है अपना फाइनेंस कमीशन तक। आज हमने फाइनेंस कमीशन और इलेक्शन कमीशन ये पढ़ लिया। तो हम लोगों ने काफी ज्यादा जो है डिटेल में पढ़ लिए। आज पॉलिटी, चलो कोई ना, कभी कभी ये भी आ जाते हैं करंट अफेयर में ज्यादा, ठीक है ना। चलो भाई, कर लो इस पूरे को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नए करिकुलम के ऊपर। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपको पता है काम कर रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपना एक नया करिकुलम डिजाइन किया है। करिकुलम का मतलब क्या होता है? अपना पूरा सिलेबस और वो सारी चीजें। तो भाई, इन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। आप एक बार स्टेटमेंट्स को रीड करो। देखो भाई, पढ़ लेते हैं एक बार। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी थी। बोर्ड के एग्जाम साल में 2 बार होंगे और आपके पास ये चॉइस होगा कि आप कौन सा यहाँ पर चूज करना चाहते हो। आपकी इच्छा, आप कौन सा यहाँ पे चूज करोगे।
ये वाला नया स्टाइल आया। 11 और 12th के स्टूडेंट्स को 2 लैंग्वेजेस पढ़ने का मौका दिया जाएगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2024 में नई टेक्स्ट बुक अभी रेडी हो गई है और 2024 के करिकुलम में नई तरीके से इसको स्टार्ट किया जाएगा। इसे हम कहते हैं NCF, मतलब कि न्यू करिकुलम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना। NCF पूरा 3 से 18 साल के बच्चों के लिए पूरा एक करिकुलम तैयार कर रहा है ताकि इंडिया में सारे बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिल सके। अगला आते हैं भाई चंद्रयान 3। काफी बार वैसे तो मैंने कवर करवाया हुआ है, बट स्टिल कोई बात नहीं, हम इसको और डिटेल में देख लेते हैं। चंद्रयान 3 मिशन जो है, जो कि आप लोग अच्छे से जानते भी हैं, चंद्रयान 3 मिशन काफी न्यूज में हमेशा ही रहा है। भारत का तीसरा मिशन है जो कि मून तक गया है, इसरो ने डेवलप किया है। इसमें एक हमारा लैंडर है जिसका नाम है विक्रम, और एक रोवर है जिसका नाम है प्रज्ञान। ये क्वेश्चन अभी क्लैट में पूछा गया है। अभी 3 दिसंबर को क्लैट का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन बना था। बच्चे कंफ्यूज हो गए लैंडर और रोवर में कि लैंडर विक्रम था या लैंडर प्रज्ञान था या रोवर विक्रम था। अरे हो जाता है ना कंफ्यूजन, नाम थोड़ा सा हो जाता है, तो इस तरीके से याद कर लेना इसको। लैंडर विक्रम है, रोवर प्रज्ञान है। ठीक है, इसको जो है 2023 में कंप्लीट किया गया था पूरा। और मिशन जो है हमारा पूरे तरीके से सक्सेसफुल हुआ। 23 अगस्त 2023 को लैंड जहां पे हुआ था उस जगह का नाम था शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जुलाई, ये मिशन स्टार्ट कब हुआ था? जुलाई 14 2023 को, और 23 अगस्त 2023 को ये सक्सेसफुली कंप्लीट होता है, भारत का तीसरा लुनार मिशन। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए आपसे पूछा क्योंकि अभी क्लाट में भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो हो सकता है अपकमिंग कोई भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन जाए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी थी। इसरो का तीसरा मिशन मून के सरफेस पे गया 14 जुलाई को शुरू होके 23 अगस्त को। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा नहीं कहती कि सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है, पर ये वाली डेट बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाली जो पूरी डेट है ना, इससे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जितनी बड़ी अचीवमेंट्स होगी वो इंपॉर्टेंट बन जाएगी, है ना। सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है, भारत पहला कंट्री बन गया जो मून के साउथ पोल तक पहुंचा। उसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले, जैसे भारत ने करी है, बहुत आराम से लैंडिंग करी, उसमें भारत जो है फोर्थ कंट्री बन गया क्योंकि पहले यूएसएसआर, यूएस और चाइना सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, लेकिन साउथ पोल पे जाने वाला भारत पहला कंट्री बना है। मून पे लैंड करने वाला फोर्थ का है, लेकिन मून के साउथ पोल पे जाने वाला भारत पहला कंट्री है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी कंप्लीट करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन आया है मेंस का। जन विश्वास बिल 2023 का जो अभी आ चुका है, ये हमें कैसे हेल्प करेगा सारी चीजों में। जन विश्वास बिल राज्यसभा ने भी पास कर दिया है, लोकसभा ने तो पहले ही पास कर दिया था, मैं बता देती हूँ। लोकसभा ने इस बिल को पास किया था 27 जून 2023 को। राज्यसभा ने इसको 2 अगस्त 2023 को, क्योंकि पहले लोकसभा में ही आया था, ये आया पिछले साल था, उसको पास कर दिया गया। ठीक है, तो पूरी पूरी रिपोर्ट बना के बिल को पास कर दिया गया है। और ये बिल कहता है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भारत में जो है आराम से व्यापार करने के ऊपर ये बिल लेके आया गया, पुराने एक्ट्स को रिप्लेस करके नया तरीके से इसको पास किया गया है। इसमें ये बोला है कि भाई कई जगह पर जो हमारे पुराने पुराने बिल पनिशमेंट्स चल रही हैं, उस पनिशमेंट्स में काफी ज्यादा फाइन्स हैं और किसी में कोई जेल का प्रावधान है, इम्प्रिजनमेंट है, वो हम हटा देंगे। और कई जगह पे रहेगी, कई जगह पे बढ़ा दी जाएगी। तो वो सारी चीजों के लिए काफी इफेक्टिव तरीके से लाया गया और ये बताया गया है कि आप जो है बिजनेस आराम से कर सकते हो। इस डर में नहीं रहोगे कि भाई इस छोटी सी मिस्टेक के लिए क्या हमको कोई फाइन लग जाएगा या हमको कोई जेल हो जाएगी। तो ऑफेंस अगर बहुत बड़ा नहीं है तब तक आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो बैलेंस पनिशमेंट्स का प्रावधान दिया गया, जो पहले की पनिशमेंट्स चल रही हैं, कहीं में कुछ है कहीं में कुछ है, तो वो पनिशमेंट को हटा करके इजी किया गया है।
लॉस को इजी किया और बिजनेस के मामले में जितने बैरियर्स थे उनको हटा के ग्रोथ को इम्प्रूव किया गया है, ताकि हर एक व्यक्ति को और हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को और प्राइवेट बिजनेस करने वालों को ये ना लगे कि हर छोटे वायलेशन कुछ उन्होंने उल्लंघन कर दिया तो इस केस में उनको जेल जाना पड़ जाएगा, उन पर फाइन लग जाएगा। ऐसा सब उन्होंने किया। काफी सारे बिल्स के ऊपर करा है, जैसे कि रबर एक्ट, रबर के ऊपर एक्ट था उस पे काम किया, टी एक्ट के ऊपर काम किया। ठीक है, इन सब एक्ट्स के ऊपर उन्होंने काफी अच्छे से प्रावधान रखे हैं। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आप कंप्लीट कीजिएगा और कैसा लगा आपको लेक्चर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैसा रहा? ठीक है, पढ़ा आपने, पूरी चीजों को समझा, कैसा लगा लेक्चर उसके बारे में जरूर एक बार कमेंट करके आप मुझे इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। पढ़ाई करते रहिए। सारे नवंबर के वीकली करंट अफेयर्स अपलोड हो चुके हैं, उनको भी देखिए। और हमारे साथ साथ और बाकी करंट अफेयर्स भी अपलोड हो रहे हैं, उनको कवर करते रहिए। अपना करंट अफेयर को किसी भी तरीके से मत छोड़िए। जय हिंद।